नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पैरालंपिक दल से कहा, देश में बदलाव लाने के लिए खेलों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को करे प्रेरित। खिलाड़ियों ने बताया कि खेलों के दौरान अन्य देशों के खिलाड़ियों ने भी कहा कि भारतीय खिलाड़ियों के लिए यह गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री उनसे करते हैं बातचीत। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, सरकार ने देश भर में अधिक आयुष महाविद्यालय खोलने के लिए आर्थिक सहायता 9 करोड़ से बढ़ाकर की 70 करोड़ रुपए। पूर्वोत्तर राज्य से आयुष महाविद्यालय की स्थापना के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने की अपील। देरा नातुंग राजकीय महाविद्यालय ईटानगर के एनसीसी कैडेट्स ने छात्रों की पढ़ाई में रुचि पैदा करने के लिए गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गंगा की दीवारों पर विभिन्न प्रोफेशन से जुड़े लोगों की चित्रकारी की। कैडेट्स ने कहा, कोविड के कारण करीब साल भर स्कूल बंद आ रहे बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए की पेंटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों से कहा है कि वे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए खेल के अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों को चुनें और लोगों को प्रेरित करने तथा बदलाव लाने में उनकी सहायता करें। उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी अपनी कड़ी मेहनत के बल पर सेलिब्रिटी बन गए हैं। इस कारण लोग उनकी बात सुनेंगे और उनके विचारों को स्वीकार करेंगे। इस तरह वे देश में बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ पिछले सप्ताह अपने आवास पर नाश्ते के दौरान बातचीत का एक वीडियो शेयर किया। इस बातचीत के दौरान श्री मोदी ने खिलाड़ियों से कहा था कि उनके पास देश को देने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने खिलाड़ियों को पूरा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर इन पैरालंपिक खिलाड़ियों ने अपने अनुभव और चुनौतियों के बारे में बताया। उन्होंने हमेशा सहायता और प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। खिलाड़ियों ने बताया कि खेलों के दौरान अन्य देशों के खिलाड़ियों ने भी कहा कि भारतीय खिलाड़ियों के लिए यह गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करते हैं। भारत ने पैरालंपिक खेलों में इस बार सबसे अधिक 54 खिलाड़ियों का दल भेजा था और 19 पदक जीतकर भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रचा। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि सरकार ने देश भर में अधिक आयुष महाविद्यालय खोलने के लिए आर्थिक सहायता 9 करोड़ से बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए कर दी है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में बहुत कम आयुष महाविद्यालय है और भारतीय पारंपरिक औषधि प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए अधिक योग्य चिकित्सकों की आवश्यकता है। शनिवार को गुवाहाटी के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और अस्पताल में पूर्वोत्तर में आयुष प्रणाली में विविधता, शिक्षा, उद्यमिता और रोजगार से संबंधित सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि राज्य को नए आयुष महाविद्यालय खोलने के लिए भूमि और मानव शक्ति उपलब्ध करानी चाहिए तथा राष्ट्रीय आयुष मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार मिले अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आयुष के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों की स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है और देश के विकास में योगदान किया जा सकता है। तो कॉलेज प्रतिष्ठा करने में सरकार की तरफ से प्रपोजल भेजे ताकि हम मदद कर सके। हमारा जो व्यवस्था के मुताबिक हम राज्य सरकार से अगर प्रपोजल आए तो राज्य सरकार की तरफ से जमीन और मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स, ये दोनों जिम्मेदारी राज्य सरकार को संभालना होगा। बाकी बिल्डिंग, फर्नीचर और इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सिलसिले में हमारी तरफ से हम राज्य सरकार को 70 करोड़ तक देने का हमारी तरफ से व्यवस्था रखा गया है। तो मुझे लगता है कि अगले दिनों में इन विषय पर विशेष रूप से जिस प्रदेश में नहीं है कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज नहीं है, उसमें आयुर्वेदिक कॉलेज प्रतिष्ठा करने में राज्य सरकार की तरफ से विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।
केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्रूड पाम, क्रूड सोयाबीन और क्रूड सूरजमुखी तेल पर मानक शुल्क दर घटाकर 2.5% कर दी है। रिफाइंड पाम, रिफाइंड सोयाबीन और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मानक शुल्क दर कम करके 32.5% कर दी गई है। क्रूड पाम ऑयल पर कृषि उपकर 17.5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। खाद्य तेल के दाम में लगातार बढ़ोतरी के बीच केंद्र ने शुक्रवार को राज्य से कहा कि वे खुदरा विक्रेताओं उपभोक्ताओं के फायदे के लिए सभी खाद्य तेल ब्रांडों की कीमतों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दे। इसके साथ ही थोक व्यापारी, मिल मालिक और तेल रिफाइनिंग मिल के स्तर पर किसी प्रकार की जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई न करें। प्रदेश और महाराष्ट्र ने ये बताया कि जो आने वाली फसल है वो अच्छी फसल है और उत्पादन पिछले साल से ज़्यादा ही होने की उम्मीद है। सरकार ने रबी के लिए जो MSP अनाउंस किया है उसमें ऑयल सीड्स की तरफ झुकाव है, तो खरीफ और रबी दोनों की फसलों को देखते हुए लगता है कि आने वाले समय में जो तेल के दाम है, तेल की अवेलेबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी और दाम नीचे आएंगे। पापुम-पारे जिले के किमिन के पास रंगा नदी में शनिवार की शाम एक 17 वर्षीय युवक पंकज गुरुंग के डूबने की खबर है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नदी में नहाने के दौरान यह दुर्घटना हुई। राष्ट्रीय आपदा त्वरित बल NDRF की 12वीं बटालियन द्वारा श्री गुरुंग के बचाव के लिए रंगा नदी में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इधर नागालैंड की दीमापुर के पास धनश्री नदी में शनिवार की शाम नहाने के दौरान नदी में डूबे 12 वर्षीय बच्चे की तलाश में भी NDRF अभियान चला रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अरुणाचल प्रदेश इकाई का प्रशिक्षण कार्यक्रम ईटानगर राजधानी क्षेत्र नाहरलगुन में चल रहा है। इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के बारे में जानकारी देते हुए ABVP की राष्ट्रीय सचिव निधि त्रिपाठी ने बताया कि इस शिविर में कक्षा 11 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट के छात्र हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ABVP के सदस्यों को संगठन की कार्य प्रणाली और उद्देश्यों के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। निधि त्रिपाठी ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव में ABVP के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है जो कि 11 तारीख को कल दोपहर में 3 बजे से स्टार्ट हुआ है और अभी 13 तारीख को ये शाम तक चलने वाला कैंप है। इस ट्रेनिंग कैंप में पूरे अरुणाचल प्रदेश से 20 डिस्ट्रिक्ट से यानी कि 20 जिलों से अराउंड 100 डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पे भी जैसा ध्यान में ही है कि अरुणाचल प्रदेश के भी अभी नेक्स्ट ईयर 50 साल पूरे होने वाले हैं। हम भारत की स्वाधीनता के हम 75th ईयर में हम जा चुके हैं अभी, तो उसके ऊपर डिस्कशन करना, हमारे सिलेबस में क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके अलावा ABVP कैसे काम करता है, ABVP का वर्किंग स्टाइल क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। ये ABVP की जो ट्रेनिंग है ये बेसिकली ABVP की वर्किंग स्टाइल को लेकर के है ना। ABVP कैसे काम करती है, ABVP कैसे एजुकेशनल फैमिली के बारे में बात करती है, तो वो क्या होता है। हम देरा नातुंग राजकीय महाविद्यालय ईटानगर के नेशनल कैडेट्स कॉर्प्स NCC के कैडेट्स ने शनिवार को गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गंगा की दीवारों पर पेंटिंग की। NCC के कैडेट्स ने बताया कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करने के लिए स्कूलों की दीवारों पर डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, लॉयर्स, पुलिस सहित विभिन्न प्रोफेशन से जुड़े लोगों को कार्टून्स के माध्यम से दीवारों पर प्रदर्शित किया गया ताकि छात्र अपना लक्ष्य निर्धारित कर सके। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के कारण करीब 1 साल से विद्यालय बंद थे और इतने लंबे अंतराल के बाद स्कूल में पढ़ाई शुरू होने को ध्यान में रखते हुए यह अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। NCC कैडेट है और यहाँ पे आज हम आए हैं सोशल सर्विस हम करने के लिए। और हमारे NCC में बताया जाता है कि हमें हमेशा अपने नेशन के लिए हमेशा सेल्फलेस सर्विस हमें करना चाहिए, तो उसी के थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। तो
मोस्ट ऑफ द पीपल सोचते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आते हैं, मीन्स क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि हमारा एनसीसी में ही हमें बताया जाता है कि ऐसे अवेयरनेस आपको करना है। और इसी के वजह से हम सब यहाँ आए हैं। और हम ये गंगा विलेज के ये प्राइमरी स्कूल पर हमने ये जगह को चुना इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण बहुत सा चीज़ ये हमें फुलफ़िल नहीं हो पाया, जैसे कि ये क्लासेस जो है क्लीन नहीं रह पाया, उसके बाद जो स्कूल्स है पूरे ग्रस्त से भर्ती हो गए थे। तो हमने सोचा कि ये जगह को हम क्यों ना अपने एनसीसी की तरफ से हम इसे मदद करें और क्लीन करें। तो उसी के थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बहुत सारे कार्टून बनाए हैं बच्चे के लिए, क्योंकि जब हम कार्टून ये सब देखते हैं, क्योंकि बच्चे की उम्र में सभी को कार्टून पसंद होते हैं, तो हमने उसी तरह के कार्टून बनाए जिससे आप इंस्पिरेशन ले सको। जैसे कि हमने डॉक्टर बनाए, पुलिस बनाए हैं, लॉयर बनाए हैं और बहुत से बनाए हमने, कि ताकि बच्चे को वास्ते हम इंकरेज कर सके, ताकि वो देख के हम भी बड़े होकर ये बन सके। तो हमने ये सब किया और हमने क्लासरूम को क्लीन किया ताकि सब जगह बच्चे भी क्लीन रह सके और जगह भी क्लीन रह सके। और हम यहाँ पे जितने भी हमारे कैडेट्स हैं उस सभी के द्वारा ही हम सब यहाँ आए हैं और यहाँ पे हम इस जगह को, हम इस प्राइमरी स्कूल को हम ये देख पाए और संभाल पाए। हमें कोई भी यहाँ फंडिंग नहीं करते, क्योंकि ये हम अपनी थ्रू से करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई हमें फ़ंड करे, ऐसे नहीं है। बस हम अपनी तरफ से करते हैं ये सब चीज़, कि हम क्योंकि सोशल हम अपने ईस्ट सियांग जिले की विवेकानंद केंद्र विद्यालय ओयान में शनिवार को यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे मनाया गया। स्वामी विवेकानंद की शिकागो संबोधन के 126 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला कृषि अधिकारी अजीत पाव ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए लोगों से उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति की। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी वेलू नचियार के बारे में। वीर मंगई यानी बहादुर महिला वेलू नाचियार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जंग का बिगुल फूंकने वाली पहली भारतीय महारानी थी। वे 1780 से 1790 तक तमिलनाडु में शिवगंगा की महारानी रहीं। रामनाथपुरम की राजकुमारी वेल्लू नाचियार युद्ध शैली के अनुकूल हथियारों के उपयोग सहित लड़ाई की अनेक विधियों तथा वल्लरी, सिलंबम जैसे मार्शल आर्ट, घुड़सवारी और तीरंदाजी में प्रशिक्षित थी। वे कई भाषाएं जानती थी और फ्रेंच, अंग्रेजी तथा उर्दू जैसी भाषाओं में पारंगत थी। जब युद्ध में उनके पति मुत्तु वडुगनाथ पेरियावडिया तेवर की अंग्रेज सैनिकों ने हत्या कर दी तो वेल्लू नाचियार युद्ध के मैदान में उतर गयीं। इस अवधि के दौरान वेलू नाचियार ने सेना का गठन किया और 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अभियान शुरू करने के उद्देश्य से हैदर अली के साथ गठबंधन के प्रयास किए। जब वेलू को मालूम हुआ कि अंग्रेज अपने हथियार कहाँ रखते हैं तो उन्होंने उस जगह आत्मघाती हमले की योजना बनाई और सारा भंडार जला दिया। उन्होंने अपने पति के राज्य को पुनर्गठित किया और 10 से अधिक वर्ष तक वहां शासन किया। 25 दिसंबर 1796 को वेलू नाचियार का निधन हो गया। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अरुणाचल प्रदेश में चलाया जा रहा है एयर गन सरेंडर अभियान से लोगों में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सामाजिक और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से चलाए जा रहे एयर गन सरेंडर अभियान में प्रदेश के सभी इलाकों में लोग योगदान दे रहे हैं। राज्य के विभिन्न गांवों के गांव बूढ़ा और गांव बूढ़ी सक्रिय योगदान से पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को बल मिला है। ईस्ट सियांग के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर तासी मिजे ने बताया कि जन जागरूकता कारण अधिकतर लोगों ने अपना एयर गन सरेंडर कर दिया है। तो उसमें गांव बुढ़ा, CBOs, यूथ ग्रुप, स्टूडेंट यूनियन और जो इंटरेस्टेड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है सब आगे आके यहाँ में अभी तक 522 एयर गन सरेंडर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ उसमें
बाय एंड ऑफ द ईयर हम लोग 1000 क्रॉस होगा। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 28,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान कल कोविड महामारी से 338 रोगियों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 3,84,000 अधिक सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर 97.51% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 73 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 72,86,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इधर अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को कोविड संक्रमण के 47 नए मामले सामने आए और 68 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 561 है और रिकवरी दर 98.45% है। शनिवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 2,816 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य में अब तक 10,32,805 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और 9,48,130 टीके उपलब्ध हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। जल्दी आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।